गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग और काउंटिंग दोनों पूरे हो चुके हैं और आज 25 जुलाई को भारत को एक नया राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति के रूप में मिल जाएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति अनुसार ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और क्रम संख्या के अनुसार ये 16वीं राष्ट्रपति होंगी और व्यक्ति के अनुसार ये 15वीं राष्ट्रपति होंगी। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक भी होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित विषयों पर, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी मतगणना कैसे होती है, इन सारी विषयों पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रपति की चर्चा संविधान के भाग 5 तथा आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ सकते हैं। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हेतु कुछ प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में पहला है कि वह कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का भारत में चुनाव लड़ सकता है। दूसरा शर्त है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष हो, वह व्यक्ति जिसकी उम्र न्यूनतम 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक हो, यह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तीसरा शर्त है कि यह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, वह व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चौथा शर्त यह है कि यह किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। तो आर्टिकल 58 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ये 4 शर्त होना आवश्यक है। इन 4 शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये 4 शर्त हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर न हो। यहाँ जानना यह जरूरी है कि लाभ के पद का निर्धारण संसद करता है और कोई भी व्यक्ति जो विधायक है, सांसद है या उपराष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है, इसे लाभ के पद में शामिल नहीं किया गया है। इन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो आर्टिकल 58 के अनुसार ये सभी शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद से अब आता है नामांकन की प्रक्रिया। कोई भी व्यक्ति जो उम्मीदवार बन सकता है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करेगा, यानी कि नॉमिनेशन करेगा। तो नॉमिनेशन के लिए भी कुछ शर्तें तय की गई हैं। ये राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जब नामांकन करने जाता है तो उसे नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। और यह भी जरूरी है कि ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन कर सकता है और इसके लिए जमानत राशि 15,000 तय की गई है। 15,000 रुपया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि तय की गई है। और इस राष्ट्रपति के चुनाव में एक खास बात यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि
कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर होंगे वो किसी राजनीतिक दल से बंधे हुए नहीं रहेंगे। वो किसी भी उम्मीदवार को अपनी इच्छा अनुसार वोटिंग कर सकते हैं। अब आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का निर्धारण किया गया है, अर्थात जनता ही राष्ट्रपति का चुनाव करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उस निर्वाचक मंडल के माध्यम से अपने चुने हुए सांसदों के, अपने चुने हुए विधायकों के, अर्थात अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से भारतीय जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव करती है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में किया गया है। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, इस निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल तय किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार, उसमें ये 3 प्रकार के वोटर्स, यानी कि उस निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन मतलब कि संसद का लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। उसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि भारत में जो 28 स्टेट्स हैं उस स्टेट्स के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्हें जनता चुन कर भेजती है, वैसे सदस्य। और तीसरा शर्त है कि केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि भारत में कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं स्थापित हैं। इन तीनों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जब कोई सभा विघटित हो, यानी कि कोई इन सभाओं में से, जैसे कोई विधानसभा उस समय कार्य नहीं कर रहा हो, वैसी परिस्थिति में उसके सदस्य मतदान में शामिल नहीं होते हैं और इस कारण से राष्ट्रपति के इस चुनाव प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार अभी वर्तमान में इन केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाएं स्थापित हैं। इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, अर्थात वोट किए होंगे। अभी जो आज राष्ट्रपति, भारत को नई राष्ट्रपति मिलने वाली हैं, इनके चुनाव में इन विधानसभाओं, इन केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों ने मतदान किया होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा अभी अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसका राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी असर नहीं पड़ा होगा। अर्थात इसके चलते राष्ट्रपति का चुनाव निरस्त नहीं किया गया और राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया। जब भी जम्मू कश्मीर
में विधानसभा बहाल हो जाएगी, तब जब उस समय अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो तो ये लोग भी उसमें मतदान करेंगे। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो तथा राज्यों तथा संघ अर्थात केंद्र के मध्य समानता हो। इसलिए इनके लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निर्धारित की जाती है और ये संख्या प्रत्येक साल अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का वैल्यू निकाला जाता है। और इस वैल्यू के आधार पर ही सबसे पहले विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसमें 1000 से पुनः भाग करते हैं। तो जो संख्या निकलती है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार के एक विधायक के वोट का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर बिहार की कुल जनसंख्या में बिहार विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से इसमें भाग करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में 1000 से भाग कर देंगे। इससे जो रिजल्ट होगा वह बिहार के एक विधायक के वोट का वैल्यू होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में बिहार में एक विधायक के वोट का वैल्यू 173 निर्धारित किया गया था। दूसरा, अब जब विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के वोटों का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तब उस वोटों के वैल्यू के आधार पर संसद के सदस्य यानी कि एक एमपी के वोट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या बराबर सभी राज्यों के विधायकों यानी कि एमएलए मतों का कुल मूल्य भागा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। जब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के वोटों का वैल्यू हमें मिल जाएगा इस फॉर्मूला से, तो संसद के निर्वाचित सदस्य के वोटों का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग लागू करेंगे। इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि एक एमपी के वोट का वैल्यू निकालने के लिए तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, इस फॉर्मूला से जो विधायकों के मतों का मूल्य मिलेगा में संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग करेंगे। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग करेंगे और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या अर्थात कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो वे नॉमिनेट्स मेंबर इस राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग के अधिकारी नहीं होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इन दोनों को जोड़कर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या से सभी राज्यों के विधायकों यानी कि एमएलए के मतों का कुल मूल्य में हम लोग इस संख्या से विभाजित करेंगे और उससे जो संख्या प्राप्त होगी वह एक सांसद के वोट का वैल्यू होगा। वर्तमान राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में जो एक सांसद के वोट का वैल्यू था वह 700 निर्धारित किया गया था। इसके पहले यही संख्या 708 था। अब हम लोग देखेंगे कि 708 से यह संख्या घट के 700 कैसे आ गया। पिछली बार यह संख्या 708 था यानी कि एक सांसद के वोट का वैल्यू पिछले बार 708 था और इस बार यह 700 निर्धारित किया गया है, यानी कि पिछले बार से यह संख्या 8 कम हो गई। तो इसका कारण यह है कि इस बार के राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य मतदान नहीं किए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है वह अभी अस्तित्व में नहीं है।
इसलिए इस बार के राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद के वोटों का वैल्यू 700 ही रहा। अब जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचित सांसद और एक निर्वाचित विधायक के वोटों का वैल्यू जब प्राप्त हो जाता है, जब निकल जाता है, तब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। उसे तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि कुल वैध मतों का एक निश्चित भाग उसे प्राप्त हो, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे होते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को केवल जीतना या सबसे ज़्यादा वोट आना ही जरूरी नहीं होता है, जैसे आम चुनाव में होता है। आम चुनाव में क्या होता है कि जिसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा वोट वैध मत प्राप्त होता है, वह चुनाव जीत जाता है। किंतु राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट ही प्राप्त कर लेना राष्ट्रपति बनने का शर्त नहीं है। इसके लिए एक कुल वैध मतों का एक निश्चित भाग निर्धारित किया जाता है। उतना वोट प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वोट प्राप्त करना आवश्यक है किसी उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए, वह होता है कुल वैध मत। कुल वैध मत में 2 से भाग करेंगे और जितना भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 50% + 1, यानी कि 50% से अधिक जिन्हें वोट प्राप्त होगा वे व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इस निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव हेतु वोट डालते हैं, मतदान करते हैं। एक बात और ध्यान देना जरूरी है कि राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं होता है, यह बैलेट पेपर पर होता है। बैलेट पेपर पर यानी कि मतपत्र के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इस चुनाव में वोटर होते हैं, उन वोटरों को एक बैलेट मिलता है। इस मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार ए, बी और सी 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाताओं को उस बैलेट पेपर पर, मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी वरीयता अंकित करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हैं, ए, बी और सी। ये 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब वोट करेगा, यानी कि इस मतपत्र के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करने जाएगा, उन्हें वोटिंग करने जाएगा, तो अपना वरीयता देना होता है, प्रेफरेंस देना होता है। कोई मतदाता चाहता है कि यह ए जो व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति है, यही व्यक्ति राष्ट्रपति बने, तो वह अपना प्रथम वरीयता इस ए व्यक्ति को देगा। चाहता है कि अगर किसी कारणवश ये ए नाम का जो व्यक्ति है यह राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतता है, तो दूसरा वरीयता वह बी को दे रहा है, तीसरा वरीयता सी को दे रहा है। इस प्रकार जो मतदाता होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर के माध्यम से उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी वरीयता अंकित करते हैं और राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद से मतगणना यानी कि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेज में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत संख्या प्राप्त कर ले, निर्धारित मत संख्या मतलब कि 50% + 1 प्राप्त कर ले, तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है और भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। यदि यह संख्या फर्स्ट स्टेज में किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होती है, तो काउंटिंग का सेकंड स्टेज शुरू होता है और मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है।
तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक कि यह जो निर्धारित वोटों का वैल्यू है यह किसी एक उम्मीदवार को प्राप्त नहीं हो जाता है। जब वोटों का यह वैल्यू प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। अभी तक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को समझे। इस आधार पर आज जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शपथ ले लेंगी तो यह भारत की प्रथम नागरिक अर्थात भारत की राष्ट्रपति बन जाएंगी और यह भारत के अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। धन्यवाद।